नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की जो बड़ी खबर है वो तो खैर आपने सुन ही ली होगी। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफेट ने अपना पद छोड़ दिया है और उनकी जगह ग्रेग एबेल जो हैं वो अब उनका स्थान लेंगे। बात ये नहीं है कि उन्होंने पद छोड़ दिया, बात ये है कि जो लेगेसी वो अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं, अकूत धन संपत्ति और एक बहुत विशाल जो कंपनी उन्होंने खड़ी की है इन 60-70 वर्षों में, वो आखिर कैसे खड़ी की। क्या इन्वेस्टिंग के ऐसे रूल्स हैं कि बहुत से फंड मैनेजर्स आए और गए, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आए और गए, लेकिन 1960 से 2024 तक वॉरेन बफेट ने साल दर साल जो 20% रिटर्न दिया है उसका रिकॉर्ड निकट भविष्य में शायद ही कोई तोड़ पाए। आशा करता हूं कि उनके उत्तराधिकारी इसी रिकॉर्ड को कायम रखें और बर्कशायर हैथवे को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। अगर आंकड़ों की बात करूं तो बर्कशायर हैथवे की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुल कीमत लगभग 1.16 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर इसको कंपैरिजन करूं तो भारत की जो जीडीपी है वो करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्कशायर हैथवे जो कंपनी वॉरेन बफेट ने बनाई और उसके बाद उसको ग्रो किया, वो आज भारत की जीडीपी की लगभग 1/3 साइज़ की हो चुकी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा विशाल अचीवमेंट है। अब बात करते हैं कि उन्होंने ये पद छोड़ने का निर्णय क्यों किया। तो देखिए, है क्या, उनके एक जो साथी थे चार्ली मंगर, 60-70 साल से उनके साथ थे वो, और 99 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। और उसके बाद शायद मानसिकता जो हमारे वॉरेन बफेट साहब की थी वो कुछ ऐसी हो गई कि शायद ज़िंदगी में अब वो सार नहीं रहा, साथी चला गया, अब हम जी के क्या करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी उपमा हमारे एक दर्शक मित्र सिद्धार्थ शॉ साहब ने दी है कि भाई वो जो वॉरेन बफेट हैं उनकी शायद मानसिकता इस प्रकार की हो गई होगी कि जैसे जब 2 बल्लेबाज पिच पर होते हैं और लंबी पारी खेलते हैं, उसके बाद जब एक बल्लेबाज आउट हो जाता है तो दूसरा भी थोड़े टाइम बाद आउट हो ही जाता है। अब ये क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता नहीं है, ये समझना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अक्सर देखा गया ऐसा होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि वॉरेन बफेट साहब, आपने सब कुछ प्राप्त किया अपनी ज़िंदगी में और अब अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ साल हैं आपके, उसमें आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, तो जब तक आप रहें वैसे ही आप लगातार सिखाते रहें। मैं निजी तौर पर ये कह दूं, वॉरेन बफेट से काफ़ी सारे लेसन्स जो हैं वो लिए और उनके जो एनुअल शेयर होल्डर्स के जो लेटर्स थे वो लगातार मैं पढ़ता रहता हूँ। और आप ये समझ लीजिए, वो जितने भी उनकी वेबसाइट पे वो लेटर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर उनको गाहे बगाए हर साल में करीब 2 या 3 बार, हर 3 या 4 महीने में मैं उनको रिवाइज़ कर लेता हूँ। और वो जो लेसन्स हैं वो आज के मार्केट में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। कोई ये कह दे कि नहीं, वॉरेन बफेट का जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो पुरानी हो गई है, नहीं, वो पुरानी नहीं है। तो वॉरेन बफेट की वो सारे जो इन्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल हैं आज भी वैसे के वैसे कायम है और शायद आने वाले भविष्य में भी वो ऐसे के ऐसे कायम रहेंगे। तो मैं आपको कुछ मेरे पसंदीदा जो वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ उनके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़, बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करना, ये पहला लेसन है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो लेसन है, खूब पढ़ना। वॉरेन बफेट का अधिकतर समय शेयर्स के भाव देखते हुए नहीं जाता था, अधिकतर समय उनका रीडिंग में जाता था। और यही हाल चार्ली मंगर का भी था। वो काफ़ी तरह की चीज़ें पढ़ते थे, कंपनीज़ के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें वो पढ़ा करते थे। तीसरी चीज़, सिखाना। जो वॉरेन बफेट के जो लेटर्स हैं वो इतनी अमूल्य धरोहर हैं
कि मेरे जैसे भारत में बहुत से लोगों ने उन लेटर्स से इन्वेस्टिंग को सीखा और जाना कि रियल इन्वेस्टिंग किस प्रकार की होती है। इसके अलावा कैश को साथ रखना और मौके की तलाश करना। अगर जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए इन्वेस्टिंग में आपको नीचे लोअर लेवल पे लेना है, अच्छी कंपनी की मौके की तलाश करना है, और जब हर कंपनी कभी ना कभी नीचे आती है तो वो नीचे आए तब उसके लिए लेना है। मोमेंटम जो है उसको आपको चेज़ नहीं करना है, कैश अपने साथ रखना है। फिर देश की इकोनॉमी पर विश्वास रखना है। अक्सर वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि जो बर्कशायर हैथवे की जो डेवलपमेंट हुआ या ग्रो हुआ, वो बर्कशायर का अपने आप में कोई रोल नहीं है। वो जैसे जैसे अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो हुई वैसे ही बर्कशायर हैथवे का विकास हुआ, और ऐसी स्थिति आज हमारे देश की भी है। हम ऐसी जगह आके खड़े हुए हैं जहां देश का विकास अवश्यंभावी है। कोई सरकार आए, कोई सरकार रहे ना रहे, कितनी भी झगड़े हो जाएं, कितने भी विवाद हो जाएं, लेकिन इस देश की तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। ये वो चक्का है जिसमें मोमेंटम शुरू हो गया है, और हम उसी स्वीट स्पॉट पे हैं जहां 1960s और 1950 के दशक में अमेरिका हुआ करता था। फिर दो और जो मेरे पसंदीदा जो लेसन्स हैं वो ये हैं कि जब भी किसी कंपनी में एक गड़बड़ी मिलती है तो वो गड़बड़ी अकेली नहीं होती। और वॉरेन बफेट ने इसको बहुत अच्छे से समझाया और एक उसने उपमा दी है, और उन्होंने कहा है कि जब भी हम किचन में जाते हैं और अगर एक कॉकरोच मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए किचन में अकेला वो कॉकरोच नहीं है, किचन में बहुत सारे कॉकरोच होंगे। तो ये बात अगर आज के संदर्भ में बात करूं तो मुझे ये बात इंडसइंड बैंक पे बहुत ही सटीक लगती है। नेक्स्ट जो इनकी लर्निंग्स हैं या जो इनकी सेइंग्स हैं, उनमें से मुझे जो पसंद है उसमें ये है कि जब समुद्र में ज्वार आता है यानी हाई टाइड आता है, उसके बाद जब समुद्र का पानी रिसीड होता है, जब नीचे उतरता है, तो तब ये बात पता लगता है कि समुद्र में निर्वस्त्र कौन नहा रहा था। इसका मतलब ये है जब तेज़ी का बाज़ार होता है तो सारे शेयर चलते हैं, और जब मंदी का बाज़ार होता है तब असली बार ये बात पता लगती है कि कौन सा जो शेयर जो था वो तो स्किल के कारण लिया गया था, और कौन सा शेयर जो है वो मोमेंटम चेज़ करने के कारण लिया गया था। और उस समय जब लॉस लगता है तब आदमी को ये रियलाइजेशन होता है कि मैं तो समुद्र में निर्वस्त्र नहा रहा था। तो हमारी शुभकामनाएं वॉरेन बफेट साहब को, हमारी और हमारे सभी दर्शकों की ओर से, और एक बार फिर आशा करते हैं वो अपनी ज़िंदगी के जो उनके बाकी साल हैं उसमें पूर्णतः स्वस्थ रहें और हमें इसी प्रकार से सिखाते रहें। अब हमारे वीडियो की जो इम्पॉर्टेंट एक दूसरी बात है वो एक धमाकेदार खबर है। हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि जो रिलायंस पावर है, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, वो बैंक से कर्ज मुक्त हो गई है, और यानी बैंकों का उस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और हालांकि उसने जो 2008-10 के पीरियड में जो कुछ पाप किए, यानी हाई वैल्यूएशन पे उन्होंने जो शेयर इशू कर दिए और बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, और कुछ दुर्भाग्य भी इस कंपनी का रहा, उससे उबर कर अब ये शायद ये अपनी ओल्ड ग्लोरी की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है। देखिए अब ये बहुत अर्ली स्टेज है, और जिसमें कि ये कंपनी कितनी आगे सफल हो पाएगी या कितनी आगे सफल नहीं हो पाएगी इसको जानना, लेकिन ये कंपनी रेडार पर रखने लायक अवश्य है। अभी इसमें जो मेन डेवलपमेंट हुआ है उसमें इसको एक 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, और आपको ये समझना है कि आखिर देखिए ये पैसा कैसे बनाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, जब कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें से आपको रिस्क, अगर उस प्रोजेक्ट में से आप काफ़ी कुछ निकाल दो तो जो एक आपका रेगुलर कैश फ्लो जो होता है उससे आपकी और कंपनियों की ग्रोथ में और आपकी ओवरऑल ग्रुप के कर्जे को कम करने में मदद मिलती है। अब मैं आपको एक एक करके इस चीज़ समझाता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि आखिर कंपनी में डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए ये है कि इनकी एक सब्सिडियरी है, उसका नाम है रिलायंस
एन्यू सनटेक पावर। अब ये किस बिजनेस में है? ये जो कंपनी है, ये कंपनी सोलर पावर के बिजनेस में है। और इसने क्या किया है, इसको अभी एक अवार्ड हुआ है प्रोजेक्ट 25 साल के लिए, ठीक है। और इन्होंने सोलर एनर्जी बेचने के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। किससे? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। अब देखिए एक एक करके चीज समझते हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है और ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो गैर पारंपरिक स्रोत जो होते हैं, जैसे विंड पावर है, जैसे हाइड्रो पावर है, जैसे सोलर पावर है, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है और नवरत्ना कंपनी है। ये लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन नवरत्ना कंपनी है। तो ये क्या करती है, ये बेसिकली कंपनीज से, ये खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाती, ये एक मीडिएटर है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर अगर आप ढंग से समझेंगे ना, तो आपको रिलायंस पावर की सब्सिडियरी को क्या फ़ायदा होने वाला है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये क्या कहती है, ये डिफरेंट टेंडर्स इनवाइट करती है। ये कहती है भैया ऐसा है, मुझे जो है ना इस एरिया में इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे इन्होंने कहा भाई सोलर पावर प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए तुम पैसा लगाओ, ठीक है। और पैसा लगाने के बाद मैं तुमसे ये पावर खरीदूंगा। मतलब ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, ये पावर खरीदेगी, ठीक है। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। तो उसको बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट। तू तो बिजली बना, अब तुझ इस बात की चिंता मत कर कि तेरी बिजली कौन खाएगा या कौन उसको खरीदेगा। मैं खरीदूंगा तेरी बिजली, मैं गारंटी से खरीदता हूं। और अब आप कहेंगे भाई ये सोलर, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर ये क्या करेगी, ये किसको देगी? तो देखिए ये डिस्कॉम को देगी। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये डिस्कॉम को तो ये लोग डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं और देते भी हैं। तो देखिए बात ये है, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट भी तो दे सकता है, हाँ देता है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो डिस्कॉम है ना, वो जनरली गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं और काफ़ी जगह प्राइवेट भी हैं। डिस्कॉम का मतलब वो कंपनी जो आपके शहर में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसका बिल आता है आपके, ठीक है, वो कंपनीज। तो हो सकता है किसी जगह अडानी हो, किसी जगह BACS हो, किसी जगह रिलायंस हो, अलग अलग जगह अलग अलग डिस्कॉम है, किसी जगह सरकारी कंपनीज भी। तो ये सरकारी कंपनीज हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो फाइनेंशियल हालत है ना बड़ी ख़राब है। और जब ये फाइनेंशियल हालत ख़राब होती है तो ये टाइम से पैसा नहीं चुका पाती। तो इन्होंने जो शासन में, जो रिलायंस पावर ने, अगर आपने हमारा वीडियो रिलायंस पावर वाला वीडियो देखा तो हमने बताया था कि जो इनका जो शासन वाला पावर जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें भी है तो यही कि उन्होंने लंबा करार पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए कर रखा है, लेकिन वो डिस्कॉम जो है उसकी हालत ख़राब है वहाँ पे। अब पैसा देर सवेर आता है, पैसा देर सवेर आता है, वो तो पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना, वो प्लांट कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ इस स्टेज में वो मीडिएटर है। कौन? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो ये कहता है तू तो मुझसे पैसे ले, मैं दूंगा तेरे को पैसे, सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसलिए पैसा कहीं गया नहीं। और इधर ये जो है, ये सोलर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इस पावर को डिस्कॉम को बेचेगी। तो आप जो हो, यानी प्रोड्यूसर जो है, वो तो रिस्क फ्री हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी से पैसे ले लेगा, उसको तो भाई तू कहीं भी बेच, मुझे कोई लेने देने नहीं है, ठीक है। तो 25 साल के लिए करार है। अब आप सुनिए क्या है ये खास बात। एशिया का ये सिंगल लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। मतलब सोलर भी है और उसके साथ बैटरी भी है। अब आप कहेंगे ये भाई ये सोलर और बैटरी का क्या मतलब? तो देखिए बात ये है कि सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो तो दिन में ही हो सकती है, ठीक है। अब जब दिन में होगी तो फिर रात को क्या होगा? तो रात में तो वो पावर होगी ही नहीं। तो होता क्या है कि स्टोर आप कर नहीं सकते, तो उस स्टोरेज के लिए एक बड़ी बड़ी बैटरियों का, एक बड़ी बैटरियों में उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। और दिन में जो आता है ना, दिन में तो पावर प्रोड्यूस होती है और जितनी पावर की आवश्यकता होती है वो आप ग्रिड के थ्रू, यानी तारों के थ्रू शहर में भेज देते हो। और जो रात में है वो बैटरी
जैसे पावर दिन में प्रोड्यूस हो रही है उससे वो बैटरी भी चार्ज होती रहती है, ठीक है। अब वो बैटरी चार्ज हो गई और रात में क्या होती है, सोलर पावर प्लांट तो प्रोड्यूस बिजली कर नहीं रहा, इस बैटरी के थ्रू आपके शहर को बिजली मिल जाती है। तो इसलिए ये जो है सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पे सबसे बड़ा सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन्होंने किया है। तो अगर आपने हमारा वीडियो अमरा राजा बैटरी वाले पे देखा हो, बैटरी वाला देखा हो, तो आपको ये ध्यान होगा कि अमरा राजा बैटरी, ये जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है इसमें बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो तब आपको ये पता लगता है कि कंपनी की एक कंपनी और दूसरी कंपनी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी जैसे जैसे सोलर पावर की डिमांड बढ़ेगी या विंड पावर की डिमांड बढ़ेगी, ये रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो लगातार, जैसे विंड है तो हमेशा नहीं चलती है, तो जब चल रही है तब आप जो है बैटरी चार्ज कर लो, अब जब नहीं चल रही है तो बैटरी से एनर्जी ले लो, ये चीज़। खैर, अब इसमें 10,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। ये जो प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं रिलायंस वालों को जो मिला, इसमें 10,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा और 930 मेगावाट सोलर पावर प्लांट ये लगा रहे। अब 930 मेगावाट क्या हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 15 से 20 लाख घर जो है ना, उनकी एक साल की रिक्वायरमेंट ये 930 मेगावाट सोलर पावर प्लांट पूरा कर सकता है। 15 से 20 लाख घरों वाला, ठीक है। अगर 15 से 20 लाख घर हैं तो इसका मतलब अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो करीब करीब आप ये समझ लीजिए 80 लाख की आबादी को ये साल भर बिजली सप्लाई कर सकता है, ठीक है, हर साल इतनी कैपेसिटी है। और जो इन्होंने रेट डिसाइड की है वो 3 रुपये 53 पैसे, तो ये भी फिक्स है। अब बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना 24 महीने में कंप्लीट होने वाला है। प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुका है, अब प्रोजेक्ट को 24 महीने में वो कंप्लीट भी करना है। अब ये विन विन सिचुएशन कैसे, देखिए कोयले वाला जो प्लांट होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा इशू है, वो है कोयले की प्राइस फ्लक्चुएशन। अब कोयला कभी अवेलेबल हुआ, कभी अवेलेबल नहीं हुआ, तो कोयले की रेट तेज़ हो गई, कम हो गई, क्वालिटी ख़राब हो गई, फिर वो पॉल्यूशन का चक्कर। तो देखिए, एक बार अगर इन्होंने पावर प्लांट लगा लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो आपको कोई फ्यूल चाहिए नहीं, आपको कोई ऐसी चीज़ और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उस जो प्लांट आपका है उसकी मेंटेनेंस, जो एनुअल मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा ना, वो खर्चा है। तो ये 3 रुपये 53 पैसे जो इन्होंने एक यूनिट के मांग रहे हैं, जो अपने घर में यूनिट आती है ना, जैसे आपने कितनी खर्चा किया तो 500 यूनिट खर्च किए, तो वो तो 3 रुपये 53 पैसे इनकी रेट है। अब ये तो 3 रुपये 53 पैसे में ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच देंगे, है ना। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, चाहे तुम्हारे बिके या ना बिके, मुझे कोई लेना देने नहीं। अब 10,000 करोड़ जो इन्होंने लगाए, तो इन्होंने हिसाब लगा लिया होगा भाई कितना तो मेंटेनेंस में और कितना इनका हर साल खर्चा होने वाला और कितना इनका इनकम होने वाली है। तो रिस्क जो है ना, बहुत मिनिमम रिस्क है इसमें। एक ही रिस्क है, वो ये है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, कि भाई आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपने अगर ज़्यादा कर्जा ले लिया तो फिर उस कर्जे को आप किस तरीके से चुकाओगे। ये एक दो इशू जरूर है, लेकिन बात ये है कि ये रिलायंस पावर के लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी भी दे दी है। तो परफॉर्मेंस गारंटी 378 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं टाइमली कंप्लीट कर दूंगा। अगर मैं टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, 24 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, तो ये मेरे आप पैसे रख लेना। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि भाई 378 करोड़ रुपए ये ऐसे ही चले जाने देंगे, ठीक है। फिर एक और जो इनकी बात हुई, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में रिलायंस वालों ने ये कहा है, रिलायंस पावर वालों ने ये कहा है कि साहब जब बिडिंग हुई तो बिडिंग में क्या होता है, ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये टेंडर इनवाइट करता है। तो ये कहता है भाई सबसे कम रेट में कौन देने वाला है, तो इसको रिवर्स बिडिंग बोलते हैं। रिवर्स बिडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो लोएस्ट होगा ना, वो तो टेंडर जैसा होता है। एक
कई बार कोई सामान जब खरीदने जाते हैं तो उसमें तो हाईएस्ट बिडर को देते हैं, जिसने हाईएस्ट बोली लगाई, सबसे ऊंची बोली लगाई। लेकिन यहाँ पे चूंकि रेट की बात है तो ये कहते हैं जो सबसे कम कीमत में बिजली उत्पादन करने को तैयार है ना, वो उसको हम अवार्ड कर देंगे। तो इन्होंने क्या है, सबसे कम रेट लगाई तो ये जीत गए। फिर उसके बाद इनको जो है लेटर ऑफ अवार्ड हो गया, और पावर परचेज एग्रीमेंट जो मैंने कहा कि भाई हम 25 साल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 25 साल के लिए इनसे बिजली खरीद लेगा। तो इस बात पे इनकी जो साइन हो गई सिर्फ 5 महीने में कंप्लीट हो गया। तो ये जो है ये फास्ट एग्जीक्यूशन और जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट से आप रेवेन्यू जनरेट करना। भाई जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट लगा दोगे, 5 महीने में आपने प्रोजेक्ट ले लिया और 24 महीने में प्रोजेक्ट लगा, तो 2 साल बाद आपके शुरू हो जाएगा ना अर्निंग्स। ठीक है, जितनी जल्दी अर्निंग शुरू हो जाए उतना अच्छा है। तो कंपनी जो, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको रिलायंस पावर पर नज़र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह मूव कर रही है, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को इन सब जो पुराने इनके जो पाप है ना उनसे उबारने की कोशिश कर रही है। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। जो कुछ फैक्ट्स जो है ना मैंने आपके सामने रखे, और आप उन फैक्ट्स के मद्देनज़र अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें अगर आप शेयर की खरीद फरोख्त में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप किसी शेयर के बारे में कोई जानना चाहते हो तो, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले शेयर की, जिसका नाम है एपिग्राल। ये क्वेश्चन पूछा है ट्रकर्स जंक्शन साहब ने। ये जो कंपनी है एपिग्राल, ये पहले जो है मेघमनी फाइन कैम के नाम से जानी जाती थी, अब इन्होंने नाम चेंज किया एपिग्राल। अब ये एपिग्राल जो है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है एपिटोम और एक है इंटीग्रल। तो एपिटोम का मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति है वो ईमानदारी का जीता जागता सबूत है, तो ऐसे बोलेंगे ही इज़ एन एपिटोम ऑफ ऑनेस्टी, ऐसे। और इंटीग्रल का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जो होता है ना वो अपनी बातों से जो डिगता नहीं है, जो ईमानदार ऑनेस्ट, वो चीज़ इंटीग्रल। तो ये एपिग्राल ऐसे इन्होंने नाम जोड़ा है कि भाई हम जो भी काम करते हैं ना वो परफेक्टली ईमानदारी से करते हैं, या दूसरी तरीके से ये कहें जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से कनेक्टेड हैं। केमिकल कंपनी है बेसिकली ये, और B2B बिजनेस में, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये बनाती क्या है। तो देखिए, एक इनका लीगेसी बिजनेस है। लीगेसी बिजनेस क्या, पहले क्या हुआ करता था कि जो कंपनी, केमिकल कंपनी होती है ना, तो वो क्या है कि जो रन ऑफ द मिल कंपाउंड्स होते हैं ना, रन ऑफ द मिल कंपाउंड्स का मतलब ये ऑर्डिनरी कंपाउंड जो होते हैं, साबुन, सोप, डिटर्जेंट वगैरह में जो काम आते हैं ना, जैसे निरमा वाला है, निरमा हुआ करता है ना, तो वो क्या है, वो एक कास्टिक, वो जो सर्फ बनाते थे, वॉशिंग पाउडर टाइप वो बनाते थे, तो उस तरह का प्रोडक्ट, उसका रॉ मटेरियल जनरली बनाया करते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो ये जो है ये शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या शिफ्ट कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है, उनके जो मेन प्रोडक्ट हैं वो 2 हैं, एक कास्टिक सोडा है और एक कास्टिक पोटाश है। अब कास्टिक सोडा क्या हुआ, जो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसको NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और कास्टिक पोटाश क्या हुआ, ये हुआ KOH, है ना, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो NaOH है या कास्टिक सोडा है, इसमें ये भारत में चौथे सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हैं, और ये जो है, ये जो अपने एल्यूमिनियम बनाने वाली जो कंपनीज होती है ना, हिंडाल्को टाइप की कंपनी, वहाँ पर ये काम आता है, रिफाइन उसको साफ़ करने के। फिर टेक्सटाइल्स में काम आता है, और अन्य केमिकल्स को फर्दर प्रोड्यूस करने के, जो आगे मैं बताऊंगा कि इस कास्टिक सोडा से और ये क्या क्या बनाते हैं। फिर कास्टिक पोटाश, जैसे मैंने आपको बताया, इसके ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अब ये जो है यो एग्रोकेमिकल्स में काम आते हैं, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और फंगीसाइड से। तो एग्रीकल्चर में जो हमारे कीड़े वगैरह मारने के काम आते हैं वो, उसके अलावा सोप और डिटर्जेंट में काम आते हैं, और दवाइयों का API बनाने की ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है।
इसके अलावा ये इनके अब यहाँ से इनके डेरिवेटिव शुरू हो गए। यानी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में होता क्या है कि जब आप रॉ मटेरियल कोई लेते हैं, उससे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट से जब मैं अगला प्रोडक्ट बनाता हूँ तो वो जो प्रोडक्ट है, अगला प्रोडक्ट, वो पिछले प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कहलाता है, उससे उत्पादन, उसका प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोमीथेन बनाते हैं जिसको शॉर्ट में CMS बोलते हैं। अब ये जो क्लोरोमीथेन क्या काम आते हैं, तो देखिए एक तो वो क्लोरोफॉर्म बनता है इससे, मतलब क्लोरोमीथेन जो कंपनियां ले जाएंगी वो किसी को क्लोरोफॉर्म की जरूरत होगी, चाहे हॉस्पिटल में जरूरत होगी, या क्लोरोफॉर्म से फिर आगे कुछ उनको बनाना होगा तो वो सब। और रेफ्रिजरेंट गैस जो आपके AC में और रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है ना, उसका रॉ मटेरियल है ये। फिर पाइप्स वगैरह भी इससे बनते हैं। फिर इसके आगे जो एक और प्रोड्यूस, यानी कि डेरिवेटिव, जैसे क्लोरोमीथेन एक डेरिवेटिव है, ऐसे एक डेरिवेटिव हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हुआ, अगर आपने कभी देखा हो, कभी डेंटिस्ट के भगवान ना करे आपको जाने की आवश्यकता पड़ी, तो आपको वो कई बार ये बोलता है आप है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड के कुल्ले करो। ठीक है, तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है और थोड़ी, तो वो H2O2 बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, एक ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, लेकिन बात ये वो ब्लीचिंग की तरह काम करता है। मतलब कोई भी जहाँ पर भी आप उसको लगाओगे ना, तो वहाँ पे उसका काम ये है, उसको वो रंग उड़ाने का काम करता है, आप ऐसे समझ लें मोटा मोटा। तो जो पल्प और पेपर है, जब आप पेपर बनाते हो, कागज़ की लुगदी जब बनाते हो पेड़ों से, पेड़ों की छाल से और पेड़ों से जब आप लुगदी बनाते हो, तो लुगदी का जो कलर है ना, उसको उड़ाने के लिए वाइट आता है ना, अपनी शीट तो वाइट, पेपर की शीट वाइट आती है, तो उसको उड़ाने के लिए हम ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में काम लेते हैं, पानी को साफ़ करने के लिए। टेक्सटाइल में कलर उड़ाने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा एक और जो डेरिवेटिव है ना, वो है CPVC। ठीक है, क्लोरीनेटेड पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो वो जो है वो पाइप बनाने के काम आती है। वो CPVC पाइप जो होते हैं वो क्या हीट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जल्दी से गर्मी में उनका असर नहीं होता, गर्मी से वो पिघलते नहीं है। जो नॉर्मल PVC पाइप जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। फिर एक और उनका प्रोडक्ट है, वो है एपीक्लोरोहाइड्रिन। अब ये क्या काम आते हैं, जो एपीक्लोरोहाइड्रिन होते हैं ना, ये वो टरबाइन जो होता है ना, विंड टरबाइन, उसकी ब्लेड्स बनाने के काम आते हैं, उसके पंखुड़ियाँ बनाने के काम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती हैं। तो और ये जो मटेरियल होता है ये उसके लिए मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, हल्की पंखुड़ियाँ चाहिए, लोहे की पंखुड़ियाँ काम नहीं आती हैं। और उसके साथ ही ये चिपकाने वाले एडेसिव में, जो एडेसिव जितने भी अपने आते हैं, जिसको क्विक फिक्स जैसे अपने होती है, वो उस तरह के एडेसिव में ये काम आती है। तो ये सब, और इनके कस्टमर जो अगर आप देखें तो इनके कस्टमर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। तो ITC है, इसमें ग्रासिम है, तो इप्का है, इसके बाद डिवीज़ लैब है, एस्ट्रल पाइप है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है। तो जहाँ जैसे आपने इन सब चीज़ों का यूज़ देखा तो आपको पता लग ही गया होगा, ये सारी ITC है, वो पेपर, पल्प और पेपर में भी है, ग्रासिम है या इप्का है दवाइयों में, और ये सब चीज़ों में ये सारे प्रोडक्ट जो इनके हैं डेरिवेटिव और ओरिजिनल इनके प्रोडक्ट है ना, ये काम आते हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो NaOH और कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश है ना, ये तो रन ऑफ द मिल, जैसे मैंने आपको बताया, सारे लोग उनको प्रोड्यूस करने लग गए। और यहाँ पर इनका जो कंपटीशन है ना, वो गुजरात एल्कली, DCM श्रीराम, ग्रासिम, ठीक है, इनके साथ ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कैपेसिटी को, ये जो NaOH और KOH, ठीक है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश से हटाकर ये जो क्लोरोमीथेन है या एपीक्लोरोहाइड्रिन है या CPVC है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि जो अब ये जो क्लोरो एल्कली यानी कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश जो इनके रेवेन्यू का लगभग 45% देते हैं, तो अब वो ये कहते हैं कि 2027 तक हम इस 45% रेवेन्यू को कम करके 30% कर देंगे, और ये बाकी जो डेरिवेटिव है उनका जो अभी कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में वो 55% है, उसको बढ़ाकर हम 70% कर देंगे ताकि मार्जिन बढ़ जाए। भाई चीज़ों में इतना इंटेंस कंपटीशन की जगह मैं कम कंपटीशन वाली जगह जाऊंगा ना, ठीक है, वहाँ पर। और तो CPVC पाइप की ये जो आपके जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रहे हैं, सॉरी CPVC रेजिन की, मतलब CPVC जिस बनाने की जो कैपेसिटी है ना, वो 75,000 से ये कुछ सालों में
डबल करने वाले हैं। और ऐसे ही जो एपीक्लोरोहाइड्रिन है, जिससे वो मैंने बताया ये तो गोंद बनती है, जो क्विक फिक्स टाइप चीज़ बनती है, और जो इसकी विंड टरबाइन जो होती है, पवन चक्की जो होती है, उसकी जो ब्लेड्स बनती है, पंखुड़ियाँ बनती है, वो कैपेसिटी भी ये 50,000 टन पर एनम से 1,00,000 टन पर एनम कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि इसमें जो है ये बात सारी सही है कि ये इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा जाना माना नाम है। 2007 में ये इनके जो प्रमोटर हैं उनका काफ़ी नाम है, और कंपनी का भी काफ़ी नाम है। 2007 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई, और 17 साल से 18 साल से कंपनी जो है ना, सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुकी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो डंपिंग है ना, मतलब ये जो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश है ना, ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और डंपिंग कहाँ से हो रही है? चाइना से और साउथ कोरिया से माल आता है, तो वहाँ से ये डंप होता है। डंप का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर यानी साउथ कोरिया और चाइना में जो रेट्स पे प्रोड्यूस होता है उससे कम रेट में वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, भारत में ला के पटक देते हैं, ताकि एक बार यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम रेटें बढ़ा के बेच दें। तो गवर्नमेंट ने इस अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन अगर किसी कारण से वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वो गवर्नमेंट हटा लेती है तो इनको एक कुछ इशू हो सकता है। दूसरी बात क्या है? प्राइस फ्लक्चुएशन जो है ना, B2B बिजनेस है, तो B2B बिजनेस में जब तक आपके पास यूनिक प्रोडक्ट नहीं होंगे, जैसे मैंने एपीक्लोरोहाइड्रिन हुआ, क्लोरोमीथेन हुआ, CPVC हुआ, इस तरह के प्रोडक्ट जब तक आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, जो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक ज़्यादा नहीं होंगे तब तक आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा आता नहीं है उसमें। अब फाइनेंशियल की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो 7600 करोड़ रुपए, 7600 करोड़ का है। ROE ठीक ठाक है, 17% है। डेट टू इक्विटी 0.65, हर 100 रुपये पे 100 रुपये की इक्विटी पे 65 रुपये का कर्ज है। P/22 का है, वो भी रीजनेबल है। 2 साल की जो सेल है, 3 साल की जो सेल है वो 33% अप है। 3 ईयर्स का प्रॉफिट 25% अप है, बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर 24 में इन्होंने एक QIP भी अभी किया है, और 69% प्रोमोटर के पास है, 3% FII के पास है, 5% जो है वो DII के पास है, और 23% जो है वो रिटेल के पास है। प्रमोटर का कोई प्लेज्ड होल्डिंग नहीं है, इसमें बड़ी अच्छी बात है। बस इसमें एक दो चीज़ें जो ये है ना, ये क्या है, बिजनेस साइक्लिकल है। जितनी भी केमिकल कंपनीज है ना, उनका बिजनेस साइक्लिकल है, और वो ये दूसरी यूज़र इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि अगर आप ये बिल्कुल ही लोअर लेवल पे कभी कुट आ जाए ये, तो वहाँ पर जो है इस कंपनी को आप देख सकते हैं। कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको रिटर्न आने में टाइम लगे, क्योंकि अभी ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ये कर रहे हैं, और जो ये क्लोर एल्कली से क्लोर एल्कली के डेरिवेटिव पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू मिक्स यानी कि क्लोर एल्कली से जो 45% की जगह 30% रेवेन्यू आएगा, और जो डेरिवेटिव जो हाई मार्जिन सेगमेंट है उससे 55% से 70% रेवेन्यू आएगा। वो सब होगा FY27 में, यानी 2 साल लगेंगे उसको। तो आप अगर 2 साल वेट करने को तैयार हैं तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं। कंपनी में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा कर्जा जो है ना वो ज़्यादा है, 100 रुपये पे 65% है, 100 रुपये पे 65 रुपीज़ का कर्जा है, लेकिन मैनेजेबल है अगर इनके जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस को देखा जाए। तो सारी केमिकल कंपनियों का करीब करीब इसी तरीके का हाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।